नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का एक लेक्चर अभी हमने आपको पढ़ाया है, जिसमें हमने उसके बहुत सारे बेसिक्स की बात की थी और आज हम लोग इसके लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसके क्या प्रावधान है, क्या विशेषताएं हैं, ये बातें आज हम यहाँ पर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो जैसा कि आपको मैंने पहले पढ़ाया है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और संवैधानिक दर्जा देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा। और वो कौन सा अमेंडमेंट है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है भारत में। इस बात को हम लोग डिस्कस कर चुके थे और आज हम लोग बात करने वाले हैं उसके आगे, है ना, जो इसकी विशेषताएं हैं। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसकी विशेषताओं की बात हम आज यहाँ पर करेंगे। तो इसमें विशेषता जो है प्रमुख, उसमें पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है ग्राम सभा। मतलब जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, इसमें ग्राम सभा को डिफाइन किया गया है। तो ग्राम सभा क्या होती है, इसको यहाँ पर हमें जानना है। इसको बहुत ही सिंपल से शब्दों में यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो इसमें होता क्या है, जैसे कोई भी एक पंचायत क्षेत्र है, ठीक है, मान लो हमने ऐसे बनाया, ये पंचायत क्षेत्र है कोई, समझना ध्यान से, हम समझा रहे हैं ग्राम सभा को। तो ये पूरी बाउंड्री जो हमने बनाई है, ये पंचायत क्षेत्र की बाउंड्री है। और ये जो पंचायत क्षेत्र होगा, इसमें लोग रहते होंगे, क्लियर। और जब यहाँ पर एक लिस्ट बनाई जाती है, वोटर लिस्ट, इस पंचायत क्षेत्र से क्या बनाई जाती है? वोटर लिस्ट, जिसको हम कहते हैं निर्वाचक सूची। निर्वाचक सूची, वोटर लिस्ट। और इस निर्वाचक सूची में उस पंचायत क्षेत्र के जितने लोगों का नाम होगा, यानी वो रजिस्टर्ड होंगे इसमें, क्लियर। तो निर्वाचक सूची में रजिस्टर्ड जो पर्सन होंगे, ओके। तो जितने भी यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन होंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्राम सभा। तो बहुत आसान से शब्दों में हमने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया कि एक पंचायत क्षेत्र में जितने भी लोग होंगे, अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? वो सभी के सभी ग्राम सभा कहलाएंगे, ओके। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब हम लोग अगली जो बात इसमें की गई है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, इसमें जो नेक्स्ट बात की गई है वो की गई है 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की। अच्छा, ये बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन थी, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। तो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम क्या है, ये आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। जिन लोगों ने वो लेक्चर ना देखा हो तो वो उसे देख लें, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो 3 स्तर जो यहाँ पर हैं, उसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ एक बार फिर से। जैसे ये 3 स्तर की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें एक होगा गांव के स्तर पर, है ना, ग्राम। और फिर दूसरा ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक। और फिर क्या होगा? पूरा डिस्ट्रिक्ट, जिला। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 1-2 गांव को मिलाकर ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत बनेगी वो होगी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में क्या होगा? 1 या 2 गांव होंगे, 1 या 2 गांव, या 3 भी हो सकते हैं, है ना। और फिर ब्लॉक में क्या होता है? ब्लॉक जो मध्य स्तर की होती है, इसको कहते हैं पंचायत समिति। क्या बोलते हैं इसको? पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होती है। और इसमें कई गांव आ जाते हैं, 8-10 गांव भी आ सकते हैं, क्लियर। तो इसमें ज्यादा गांव हो जाएंगे। और जो जिला स्तर पर होती है, उसको क्या कहते हैं? जिला परिषद। जिला परिषद। तो इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गांव होते हैं वो सभी आ जाते हैं,
यानी सभी गांव इसमें आ जाएंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट के। तो ये 3 स्तर हो गए, है ना, पहला स्तर, ये दूसरा और ये तीसरा। अब यहाँ पर मुद्दा ये उठता है कि इसका जो चुनाव होगा इन तीनों स्तर पर, तो वो कैसे होगा, उस चीज को यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव, यहाँ पर अध्यक्ष भी होंगे, सदस्य भी होंगे, उनका चुनाव कैसे होगा, इस चीज को यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। क्लियर? तो इसको हम बहुत ही आसानी से, बड़े शॉर्ट में आपको यहाँ पर पहले मैं बता दूं। जैसे हमने यहाँ पर इसे बना लिया, जैसे पहले बात कर ली हमने ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ओके। और फिर ले लिया हमने जो ब्लॉक लेवल पर है ना, पंचायत समिति, ब्लॉक पर पंचायत समिति, और फिर जिला स्तर पर जिसको हम कहते हैं जिला परिषद। क्लियर? यही तो है तीनों। तो इसमें इसके जो सदस्य होंगे यहाँ पर, और जो इसके अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भी होंगे, उनका चुनाव कैसे होगा। तो देखो, जो सदस्य होंगे वो ग्राम पंचायत में भी प्रत्यक्ष चुने जाएंगे। कैसे चुने जाएंगे? प्रत्यक्ष। और जो ब्लॉक स्तर के जो पंचायत होगी, पंचायत समिति, उसके अध्यक्ष कैसे चुने जाएंगे? सदस्य, सॉरी, प्रत्यक्ष। और जिला परिषद में सदस्य होंगे, उनका भी चुनाव कैसे होगा? डायरेक्ट। इसका मतलब हम गांव के लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वो इसको वोट देंगे। फिर जो अध्यक्ष होगा, जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होगा, ये प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। तो ये प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, ये प्रत्यक्ष भी हो सकता है अथवा अप्रत्यक्ष। ये जैसा राज्य विधानमंडल नियम बनाए, ठीक है, ये राज्य विधानमंडल के पास पावर होता है। और जो ब्लॉक लेवल पर जो होती है, मध्य स्तर पर, तो इसका जो अध्यक्ष होगा उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। और जिला परिषद का अध्यक्ष, इसका भी चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। अब ये मतलब क्या है कि अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होगा? तो देखो, समझो जरा, जैसे हम यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव के आप डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे हम लोग ब्लॉक स्तर पर या जिला परिषद पर बात कर लेते हैं। तो जो सदस्य होंगे वो तो प्रत्यक्ष चुने जाएंगे। क्लियर? ये सदस्य कैसे चुने जाएंगे? डायरेक्ट चुने जाएंगे। तो होगा क्या, जैसे मान लो यहाँ पर हम जिला परिषद के चुनाव की बात कर रहे हैं, समझा देते हैं। जिला परिषद, यहाँ के इलेक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो सदस्य होंगे, है ना, इसके सदस्य, ये किसके द्वारा चुने गए? जनता द्वारा। ये किसके द्वारा चुने गए? जनता द्वारा। समझना ध्यान से इस स्ट्रक्चर को, जनता द्वारा ये सदस्यों का चुनाव हो गया। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हीं सदस्यों में से यही सदस्य, ध्यान समझिएगा, यही सदस्य अपने बीच से ही किसी को क्या चुनेंगे? अध्यक्ष। तो जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो कहां से चुना जाएगा? ये जो सदस्य होंगे इन्हीं में से यही सदस्य इसे चुनेंगे। यानी जनता ने चुना इनके सदस्यों को और सदस्यों ने चुना अध्यक्ष को। तो अध्यक्ष का जो पद होगा वो कैसे चुन लिया गया? इनडायरेक्ट हुआ ना अब तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो जनता ने चुना सदस्यों को और सदस्यों ने चुना जिला परिषद के अध्यक्ष को। तो ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्लियर? आई होप कि ये बात आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब तो ये बात आपको समझ आ गई? क्लियर? चलो, तो जो गांव स्तर पर जो ये ग्राम पंचायत की अगर बात करें, तो इसका जो अध्यक्ष होगा डायरेक्ट भी चुना जा सकता है और इनडायरेक्ट भी चुना जा सकता है। ठीक है, तो इसे कौन डिसाइड करेगा? तो पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? राज्य के विधानमंडल द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूं, जरा ध्यान रखिएगा। इसका डिसीजन कौन देगा? इसका निर्णय कौन देगा?
यानी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, इसका निर्णय कौन सुनाएगा, कौन डिसाइड करेगा? राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल इसका निर्णय देगा। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर, बना लीजिए इसको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सीटों के आरक्षण। अच्छा, एक चीज और समझ लो, यार त्रिस्तरीय पंचायती राज जो बताई ना, ये वाली त्रिस्तरीय, ये जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है, ये एक बात यहाँ पर कही गई, आप इसको नोट में कहीं लिख लो। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है उसमें नोट में आप कहीं लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, चूंकि जगह नहीं, मैंने 1 मिनट में रब करके जगह बना देता हूँ, रब करके मैं जगह बना देता हूँ, कोई नहीं, क्लियर। देखो, अब देखो, ये जो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ त्रिस्तरीय जो संरचना है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की, इसमें आप एक चीज नोट में लिखो। नोट में आपको लिखना ये है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से 20 लाख हो, या मतलब 20 लाख से ऊपर ना हो, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा ना हो, मतलब 20 लाख हो या 20 लाख से कम हो, 20 लाख या कम, वहां पर मध्य स्तर की जो पंचायत समिति है वो कंपलसरी नहीं होगी। मैंने क्या बोला? मध्य स्तर की जो पंचायत समिति है वो कंपलसरी नहीं होगी, ये बात आपको याद रखना है। चाहे तो उसका गठन कर सकते हैं और ना चाहे तो गठन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मतलब कंपलसरी नहीं है, ये याद रखना, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। चलो, अब सीटों के आरक्षण की बात करते हैं। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन वाला मामला थोड़ा सा यहाँ पर समझ में नहीं आता है, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो एक चीज तो याद रखो, जो रिजर्वेशन दिया गया है पंचायतों में, वो दिया गया है सिर्फ SC, ST और वीमेंस, महिलाओं को। OBC के आरक्षण की बात वहां पर नहीं है, क्लियर? लेकिन OBC के आरक्षण के संबंध में जो डिसीजन होगा वो कौन देगा, उसकी बात अभी हम लोग करेंगे, लेकिन पहले SC, ST और वीमेंस की बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या के अनुपात में इनको आरक्षण दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में इनको रिजर्वेशन दिया जाता है, अनुपात में आरक्षण दिया जाता है, क्लियर? आरक्षण दिया जाता है, इतना दिखा जाता है बुक में, लेकिन है क्या ये मामला? मान लो ऐसा, हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे किसी राज्य की जनसंख्या, मान लो एक हम उदाहरण ले लेते हैं कि 100 थोड़ी कम हो जाएगी, 1000 मान लेते हैं, 1000 मान लो पॉपुलेशन है किसी राज्य की, ऐसा उदाहरण देते हैं, ऐसा उदाहरण देते हैं। और मान लो उस राज्य में SC हैं 300, 1000 में 300 SC हैं, और ST मान लो जितने हो जाए, 200 हो गए ST, मान लो 200 ST जनसंख्या है वहां पर, क्लियर? और अब इसमें जो SC हैं वो 300 हैं 1000 में, तो कितने परसेंट बने? 30%। इसका परसेंटेज कितना हुआ? 30, और इसका ST का परसेंटेज कितना हुआ? 20% हुआ, क्लियर? अब देखो, तो इसमें इसको कितनी सीटें रिजर्व हो गई? 30 सीटें यहाँ पर रिजर्व हो गई, 30% है ना, तो SC के लिए कितनी सीट वहां पर रिजर्व हुई? 30, और SC के लिए 30, और ST के लिए कितनी हो गई? 20 सीट हो गई, क्लियर? इतना समझ में आ गया? और जैसे हम लोग बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए ज्यादातर 1/3 है,
1/3 सीटें, तो एससी में 1/3 रिजर्व महिलाओं की हो गई, तो 30 में 1/3 तो कितनी हो गई 10। 30 का 1/3 ये महिलाओं के लिए, वीमेंस के लिए हो गई, वीमेंस। और यहाँ पर 1/3 यहाँ भी हो गई वीमेंस, क्लियर। और जो अनरिजर्व्ड हैं यानी अनारक्षित, अनारक्षित कितनी हो गई, तो आप देखो 300 200 ये थी, और मतलब कितने रिजर्वेशन हो गया था, 30% ये 20% ये 50%, तो बची कितनी 50, तो 50 जो हो गई वो अनरिजर्व सीटें हो गई, और 50 और कितनी रिजर्व हो गई 50, एससी की 30% और एसटी की 20%, और अनरिजर्व कितनी हो गई 50%, क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यही इस तरीके का आरक्षण यहाँ पर दिया जाता है। हम लोग देखते हैं कि आरक्षण का प्रावधान कहाँ कहाँ नहीं है, तो आरक्षण का प्रावधान कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है, ये बात आप जरा यहाँ पर ध्यान से सुनो। ये आरक्षण का जो प्रावधान है वो कहाँ कहाँ नहीं लागू होता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता है, एससी के लिए अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता। एससी के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, क्लियर। अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा, लेकिन ये प्रावधान शुरू से नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एससी है नहीं ना, कारण क्या है, यहाँ पर एससी नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनके आरक्षण का प्रावधान नहीं है। हम लोग बात करते हैं पंचायतों के कार्यकाल की, तो पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया, 5 वर्ष। अब इसमें 5 वर्ष का मामला यहाँ पर देख सकते हैं, इसको 5 वर्ष के पहले भी क्या किया सकता है, विघटित किया जा सकता है, यानी 5 वर्ष से पहले भी, 5 वर्ष से पहले भी विघटित किया जा सकता है। जैसे आप लोकसभा नहीं पढ़े थे, विधानसभा, उसको भी तो 5 वर्ष से पहले विघटित किया जा सकता था, बिल्कुल वही चीज यहाँ भी है, किया जा सकता है। हाँ, एक अंतर है, जैसे मान लो 5 वर्ष के पहले विघटित कर दिया गया, एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल मान लो 5 वर्ष का कार्यकाल है और किसी पंचायत को विघटित कर दिया गया 3 वर्ष में, यानी 3 वर्ष के पश्चात उसको विघटित कर दिया गया, के पश्चात विघटित कर दिया गया, विघटित कर दिया गया, इसका मतलब है 2 साल पहले उसको विघटित कर दिया गया, है ना। तो इसका मतलब शेष समय इसका कितना बचा था, शेष समय बचा था 2 वर्ष, 2 वर्ष था। इसका मतलब अगर 2 वर्ष अभी और न विघटित किया जाता तो 5 साल कार्यकाल पूरा कर लेती। तो जब ये विघटित हो जाता है तो इसके बाद होता है नया चुनाव, क्या होगा, नया चुनाव, और जब नया चुनाव होगा तो जो नई पंचायत आएगी वो शेष समय के लिए होगी, नया चुनाव होगा, और जो नई पंचायत होगी, जो पंचायत बनेगी वो 2 वर्ष के लिए होगी, यानी शेष समय के लिए, शेष समय के लिए होगी, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन जब हमने लोकसभा पढ़ा था या विधानसभा पढ़ा था, तो विघटन के पश्चात जब चुनाव होता था तो नई लोकसभा बनती थी या नई विधानसभा, तो वो पूरे 5 वर्ष के लिए बनती थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये बात याद रखनी है। एक चीज इसमें और समझनी है, जैसे मान लीजिएगा कि विघटित हो गई, विघटन कर दिया गया, तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराना होता है। विघटन के बाद 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर चुनाव कराना होता है।
चुनाव जरूरी है। क्लियर होगी बात? तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, जो पंचायतों का चुनाव होगा तो इनका चुनाव करवाएगा कौन? तो इनका चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव करवाता है। तो चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी की देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करना, इन सब पर नियंत्रण होता है राज्य निर्वाचन आयोग का। और पंचायतों के सभी चुनावों को संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। यानी पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित सारे पावर किसके पास होते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग। अब राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कैसे होगी, है ना? तो राज्यपाल द्वारा इनको नियुक्त किया जाएगा, है ना? राज्यपाल द्वारा। और जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है उसकी नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति। और ये किसके द्वारा होगा? राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति होगी। क्लियर? और उसकी जितनी भी सेवा शर्तें हैं, पदावधि हैं, ये भी राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाएंगी, है ना? नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। समस्त सेवा शर्तें, समस्त सेवा शर्तें और पदावधि, पदावधि का निर्धारण, मतलब टेन्योर, पदावधि का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। क्लियर? कौन करेगा? राज्यपाल। ये बात भी ध्यान रखनी है। क्लियर? और इसका जो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा ना, राज्य का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको हटाया कैसे जाएगा ना? तो हटाने की प्रक्रिया, राज्य का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसके हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो इनको हटाने की जो प्रक्रिया और आधार है वो हाई कोर्ट के जजेज के समान है। ठीक है? हटाने की प्रक्रिया और आधार, और आधार हाई कोर्ट के एचसी, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायमूर्ति जिनको कहते हैं, न्यायाधीश के समान। तो आपको जब हमने हाई कोर्ट पढ़ाया था तो वहां पर आपको बताया था, तो इनका आधार क्या होता है? एक तो होता है सिद्ध कदाचार। आधार क्या होता है? सिद्ध कदाचार। और असमर्थता, यानी काम करने में वो असमर्थ हो गए। तो दो आधार होते हैं, दो ग्राउंड होते हैं, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। इसके आधार पर हटाया जाता है। तो यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग का जो हेड होगा, यानी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे राज्य में, उनको कैसे हटाया जाएगा? सिद्ध कदाचार और असमर्थता, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेबिलिटी। और हटाने का तरीका क्या है वो आपको बताया था। क्लियर? क्या बताया गया था? इनको हटाने के लिए क्या किया जाए? राज्यपाल नियुक्त जरूर करेंगे, राज्यपाल इन्हें हटाएंगे नहीं। तो इसके लिए क्या होगा? संसद में इनके हटाए जाने का प्रस्ताव लाना पड़ेगा और संसद के दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से उसे पारित किया जाए और फिर राज्यपाल उसको हटाने के आदेश देंगे और तब राष्ट्रपति। ठीक है? राज्यपाल के यहाँ कोई रोल नहीं है। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अभी पंचायतों के चुनाव संबंधी सभी मामलों पर राज्य विधानमंडल कोई भी प्रोविजन बना सकती है। यानी पंचायतों के चुनाव से संबंधित कोई भी मामला है तो उसमें अगर कोई प्रोविजन करना है, कोई उपबंध करना है, कोई प्रावधान करना है, तो वो किसका राइट होता है? राज्य विधानमंडल का राइट होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पंचायतों के कार्य और शक्तियां। तो ये पंचायतों के कार्य और शक्तियां हैं, ये इन्हें देता कौन है? तो राज्य विधानमंडल इनको आवश्यकता अनुसार, जरूरत पड़ने पर ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकता है जिससे कि वह स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो। तो इनको कौन कार्य और शक्तियां दे सकता है?
राज्य विधानमंडल इंपॉर्टेंट है। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल पंचायतों को आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकता है जिससे कि वह स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो जाए। मतलब इनको कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए इनको कुछ कार्य और शक्तियां दी जा सकती हैं राज्य विधानमंडल के द्वारा, ताकि वो अपना कार्य कर सकें। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं, अब देखिएगा कि एक अनुसूची 11 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अनुसूची 11 है, ये अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 सब्जेक्ट दिए गए। ये सब्जेक्ट कितने दिए हैं? 29। ठीक है, तो भाई ये बात उठी कि जब पंचायतों को, जैसे मान लो केंद्र के पास विषय होते हैं, राज्य के पास विषय होते हैं, तो वो अपने अपने विषयों पर काम करते हैं। इसी प्रकार ये बात उठी कि पंचायतों को भी कुछ सब्जेक्ट दिए जाए ताकि वो अपना कार्य कर सके। क्लियर? तो इनको कितने विषय दिए गए? 29 विषय दिए गए। 73वां संविधान संशोधन हुआ और उसके तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11 शेड्यूल, और उसमें पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 सब्जेक्ट दिए गए। अब वो 29 सब्जेक्ट कौन है उसकी लिस्ट है, लेकिन हम आपको कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कृषि से जुड़ा हुआ कोई सब्जेक्ट है ना, कृषि, जिसमें कृषि विस्तार भी शामिल है, कृषि विस्तार भी आता है। तो चूंकि ये गांव से जुड़ा हुआ है कृषि, आप ऐसे याद कर सकते हो, तो पंचायतों के ही 29 विषयों में से एक है। फिर जैसे गांव में जो भूमि विकास होती है, लैंड डेवलपमेंट, भूमि विकास, यानी भूमि से जुड़ा हुआ जो भी काम है, भूमि सुधार लागू करना, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार लागू करना, तो कुछ हम आपको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। जैसे भूमि संरक्षण से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, तो ये सब किसका विषय होता है? ये अनुसूची 11 के तहत ये पंचायतों के 29 विषय में से एक है। अब जैसे मान लो लघु सिंचाई आती, छोटी छोटी सिंचाई की जो परियोजनाएं होती है ना, लघु सिंचाई, जैसे नहर वगैरह से सिंचाई की जाती है। और वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन ना, कि जैसे गाँव में जो पानी है उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाए, जैसे तालाब वगैरह है ना, तालाब खुदवाए जाते हैं, जैसे आप देखते हो मनरेगा के तहत तालाब बनवाए जाते हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से यहाँ पर काम वाटर मैनेजमेंट गांव के स्तर पर, और जो स्मॉल जो एरिगेशन है उसकी भी जो विषय है, मतलब वो पंचायतों का है। दूसरा, जैसे गांव में और क्या होता है? पशुपालन, है ना, तो पशुपालन किसका सब्जेक्ट हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 29 विषयों में से आता है। दुग्ध व्यवसाय, पशुपालन से जुड़े हुए क्या हो सकते हैं? एक तो दुग्ध व्यवसाय हो सकता है, डेयरी, गांव के स्तर पर, है ना, दुग्ध व्यवसाय। और पशुपालन के अंतर्गत ही इसमें मत्स्य पालन वगैरह भी आ जाता है, फिशरीज, मत्स्य पालन। क्लियर? तो जितना, मतलब कहने का मतलब ये, गांव से जुड़े हुए जितने भी इस टाइप के काम हैं। और देखो तो मत्स्य उद्योग हो गया, मत्स्य पालन, और फिर एक मत्स्य उद्योग भी होता है, वो तो पाला जाता है, फिर उसमें जैसे मछली का जो प्रोसेसिंग वगैरह होता है, तो मत्स्य उद्योग यानी मछली पर आधारित जो भी इंडस्ट्री है, उद्योग है। ओके, ये हो गया। और देखो, और डिस्कस करते हैं वन जीवन, है ना, जो वन जीवन है ना, वन जीवन जिसको कहते हैं वन जीवन। क्लियर? और जो वनों में वनों से जुड़ा हुआ जो भी काम है। क्लियर? और लघु वन उत्पत्ति वगैरह। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्री, गांव के स्तर पर लघु उद्योग। और इसमें खाद्य उद्योग भी आता है, इसमें क्या आता है? इसमें खाद्य उद्योग भी आता है, फूड इंडस्ट्री, खाद्य उद्योग। क्लियर?
और देखो यहाँ पर खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग, खादी वाला है ना, ग्राम एवं कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग, जैसे कुक्कुट पालन वगैरह होता है ना, कुटीर उद्योग। अब ग्रामीण विकास है ना, गांव का विकास किसके जिम्मे होगा, यानी पंचायतों के उसमें विषय में आएगा, ग्रामीण विकास। और देखो, और देखिए इसमें पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, गांव में जो पीने के पानी की व्यवस्था होती है, पीने के पानी, गांव में जो हैंडपंप वगैरह लगते हैं, पीने के पानी की व्यवस्था ग्राम प्रधान सब करवाता है ना। पानी, पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जाती है, पंचायतों के उसके राइट में आता है। ईंधन और जो पशुओं का चारा वगैरह होता है गांव में, ईंधन एवं पशु चारा, पशुओं के लिए चारा वगैरह ये। और देखो जो गांव के स्तर पर छोटी मोटी सड़कें होती है ना, सड़कें, गांव ग्रामीण सड़कें, पुलिया वगैरह नहीं, जैसे पुल वगैरह बनते हैं, छोटे छोटे पुल जैसे हम पुलिया कह सकते हैं, नहर के ऊपर कोई पुलिया वगैरह बननी है, क्लियर। तो ये जो है, और जैसे ग्रामीण विद्युत, गांव में जो बिजली की व्यवस्था होती वो पंचायतों की जिम्मेदारी होती है, ग्रामीण विद्युत, क्लियर, ये हो गया। और देखो और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जैसे सोलर वगैरह होता है ना, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसमें क्या आप दे सकते हो एग्जाम्पल आप किसका दे सकते हो, सोलर एनर्जी का, सौर ऊर्जा है ना, सूर्य से ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इसका जो व्यवस्था है। और देखिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये ग्रामीण स्तर पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये भी पंचायत का सब्जेक्ट है, कार्यक्रम। अभी तक हम आपको यहाँ पर 15 सब्जेक्ट अभी तक हमने बनाए, और भी देखो कुछ इंपॉर्टेंट हैं और भी देख लेते हैं। जैसे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय, ये भी इसमें आते हैं 29 विषयों में से, क्लियर। और देखो और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे व्यावसायिक शिक्षा है ना, ये भी इसमें आता है। वयस्क और गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा, वयस्क और गैर वयस्कों के लिए औपचारिक शिक्षा। और देखिए और क्या क्या इसमें है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे पुस्तकालय, लाइब्रेरी, ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय, लाइब्रेरी। और इसमें जो एक क्वेश्चन आया था, ये पीसेस में आया था, यूपी पीसेस में, बाजार और मेले, बाजार नहीं लगते गांव में, जिसको हाट कहते हैं, बाजार और मेले, ये हो गया। और कुछ सांस्कृतिक कार्य जो होते हैं, सांस्कृतिक कार्य, ये भी पंचायतों के 29 विषयों में शामिल हैं, सांस्कृतिक कार्य। और स्वास्थ्य संबंधी कुछ संस्थाएं, जैसे गांवों में जो अस्पताल वगैरह होते हैं ना, अस्पताल गांवों में, उनकी व्यवस्था कराना, ये पंचायतों के उसमें आते हैं 29 विषयों में से। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दवाखाने, इसमें हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दवाखाने, प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र ये इसमें। और देखो ऐसे पारिवारिक समृद्धि, महिला एवं बाल विकास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, महिला एवं बाल विकास, ये आपको भी ध्यान रखना है। थोड़ा सा आइडिया ले लो, अपने आप याद हो जाएगा। और जैसे सामाजिक समृद्धि, जिसमें विकलांग और मानसिक रोगियों की समृद्धि भी शामिल है। कमजोर वर्ग की समृद्धि, जिसमें विशेषकर एससी और एसटी वर्ग शामिल हैं ना। कमजोर वर्ग की समृद्धि यहाँ लिख दो, कमजोर वर्ग, जो कमजोर वर्ग है उसको समृद्ध बनाया जाए, वर्ग की समृद्धि, जिसमें कौन कौन आ जाएंगे, एससी एसटी ये आ जाएंगे। क्लियर। और सामाजिक समृद्धि, ये कमजोर वर्ग की समृद्धि हो गई। फिर यहाँ पर एक ले लेंगे सामाजिक समृद्धि। क्लियर। इसमें कौन कौन आ जाएंगे, विकलांग आ जाएंगे, मानसिक रोगी आ जाएंगे, विकलांग मानसिक रोगी, ये उसी 29 विषयों में शामिल है, ये ध्यान रखना है। ये कभी कभी पूछ देगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में, या कह देगा पंचायतों के कार्य के लिए जो 29 विषय दिए गए हैं सूची 11 में, उसमें कौन कौन शामिल है या कौन सा शामिल नहीं है। जैसे सार्वजनिक संपत्ति की देख रेख, गांव के स्तर पर जो सार्वजनिक संपत्ति होती है ना, सार्वजनिक संपत्ति की देख रेख, संपत्ति की देख रेख, तो ये जो सार्वजनिक संपत्ति होती है गांव में, वो उसकी देख रेख, तो ये क्या होगी, जैसे हम लोग नहीं, आप जीएस की लैंड बोल देते हैं, ग्राम समाज की भूमि, जीएस लैंड क्या बोलते हैं उसको, ग्राम समाज। बहुत सारी गांवों में कुछ जमीन पड़ी होती है, वो किसी की नहीं होती है, वो जीएस लैंड कहते हैं, ग्राम समाज की जमीन। तो उसकी देख रेख जिम्मेदारी किसकी है, पंचायतों की। तो ये 29 विषय यहाँ पर दिए गए। तो आज हमने यहाँ पर बात की है पंचायती राज जो व्यवस्था है, उसमें जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, उसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए, उसको हमने यहाँ पर पूरा जानने की कोशिश की। अभी भी इसमें कुछ चीजें बाकी हैं, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में।